करो इस बेवकूफ को। ना इसकी शक्ल अच्छी है ना अकल। छी, घिन आती है मुझे इससे। कबीर एक मामूली सा हवलदार था जिसकी नई नई पोस्टिंग दिल्ली क्राइम ब्रांच में हुई थी, मगर उसकी टीम लीडर प्रियंका ने पहले ही दिन उसे बुरी तरह से बेइज्जत की। तुम्हारे जैसे कमजोर और बदसूरत लड़के को तो गली का बच्चा भी बुरी तरह से पीट दे। तुम क्या संभालोगे मेरी क्राइम टीम को? मैं तुम्हें अभी अपनी टीम से बाहर करती हूँ। प्लीज मुझे बाहर मत कीजिए, मेरी मजबूरी समझिए प्लीज। अच्छा ठीक है, मेरी टीम में काम करना है तो पहले मेरे जूते साफ करो। कबीर प्रियंका के जूते साफ करने के लिए जैसे ही नीचे झुका, तभी पीछे से दूसरे हवलदार ने उसे जोर का धक्का दिया। आई छी, इस गंदे कपड़े से मैडम के जूते खराब करेगा क्या? चल अपनी नई शर्ट उतार और उससे मैडम के जूते साफ कर। जी अभी करता हूँ। तभी हवलदार तांबे ने प्रियंका से कहा, मैडम आपको पता है आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन जेनिफर अपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आ रही है। हाँ, उसने खास बोला है कि मीडिया को इस बारे में पता नहीं चले। क्या सच? मैं जेनिफर की बहुत बड़ी फैन हूँ। उन्हें सामने से देखने के लिए तो पूरी दुनिया तरसती है। आज मुझे इतना बड़ा मौका मिलने वाला है, मगर कब आएंगी वो? और तभी पुलिस स्टेशन के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी रुकी। लगता है मैडम वो आ गई। जेनिफर के कदम जैसे जैसे पुलिस स्टेशन के पास आ रहे थे, सभी लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। जेनिफर मैम, आप मेरे सामने हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। लोग तरसते हैं आपको देखने के लिए। मैम, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूं। आपका काम 1 मिनट में हो जाएगा। ओए कबीर, जल्दी से मैडम के लिए पानी लेकर आओ। और जैसे ही कबीर पानी लेकर बाहर आया, उसे देखते ही जेनिफर भाग कर आई और कबीर के पैरों में गिरकर रोते हुए कहने लगी, कबीर प्लीज मुझसे शादी कर लो। कबीर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे अपना लो कबीर। आखिर क्यों एक मामूली हवलदार से शादी करने के लिए रो रही थी बॉलीवुड की हीरोइन? जेनिफर प्लीज मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। कबीर जेनिफर को लेकर स्टेशन के बाहर गया और उससे अकेले में कहने लगा, देखो हमारा जो भी अतीत है वो हमें सबसे छुपा कर रखना होगा। और भूलो मत, हमारे एग्रीमेंट में क्या लिखा है कि वो राज बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हम दोनों ही मुसीबत में पड़ सकते हैं। हाँ कबीर, मुझे पता है और मैं वादा करती हूँ कि हमारा वो राज कभी बाहर नहीं आएगा। जेनिफर इतना कहकर स्टेशन से चली गई और जैसे ही कबीर अंदर आया, प्रियंका ने बड़ी हैरानी से पूछा, कबीर, ये बॉलीवुड हीरोइन तुमसे शादी क्यों करना चाहती है? एक्चुअली एक दिन मेरी ड्यूटी इनकी शूटिंग में लगी थी, मैंने इनकी थोड़ी मदद कर दी तो शायद इम्प्रेस हो गई थी। अब चाहे वो कितनी भी बड़ी हीरोइन क्यों ना हो, पर है तो एक इंसान ही ना। हाँ, ये तुमने सही कहा। खैर अभी तुम पास वाले हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। कुछ ही देर का काम है, फिर वापस आकर अपनी नाइट ड्यूटी में चले जाना। ठीक है। कबीर कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गया और वहां जाते ही एक औरत ने उसे देखकर शोर करना शुरू कर दिया। बच्चा चोर, तू यहाँ हॉस्पिटल में लोगों के बच्चे चुराने आया है ना? तुझे तो चप्पलों से मार पड़नी चाहिए। नहीं, मैं बच्चा चोर नहीं, मैं तो पुलिस हवलदार हूँ। शक्ल से तो तू एक बच्चा चोर लगता है। तेरी हॉस्पिटल में कोई जरूरत नहीं है। जा, तू अपने पुलिस स्टेशन में जा। अब इन्हें मैं कैसे बताऊं कि इस हॉस्पिटल में हमला होने वाला है, सबकी जान खतरे में है। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई है। क्या सोच रहा है? निकल यहाँ से। मैडम मेरी ड्यूटी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की लगी है। अबे हवलदार, मुझसे मुंह मत चला। मैं इस हॉस्पिटल के मालिक की बहन हूँ। तू मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहा है। चल दफा हो जा यहाँ से। मगर मैडम। कबीर के इतना कहते ही उस औरत ने कबीर को एक जोर का थप्पड़ मारा। अब एक शब्द भी और कहा ना तो सच में चप्पल की मार खाएगा। चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। मगर तभी कहीं से एक जोर के धमाके की आवाज आई। बचाओ! हॉस्पिटल में गुंडे घुस गए थे। एक गुंडे ने उस औरत को पकड़ा और उसके सर पे बंदूक रख के कहा, अभी तो धमाका दूर से हुआ है, ये बस ट्रेलर था, मगर मैंने एक बॉम्ब हॉस्पिटल में भी फिट कर दिया है। अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आके मुझसे माफी नहीं मांगते, मैं ये जगह एक बटन दबाकर पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ इन गुंडों से। तभी कबीर वहाँ पर आया और उसने कहा, आप घबराओ मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अबे हवलदार, अपनी टीम को कॉल कर। तू अकेला क्या कर लेगा? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? अपनी टीम को बुला, मेरी जान बचा। मगर जैसे ही गुंडे की नजर कबीर पे गई, उसने उसी वक्त उस औरत को छोड़ दिया और कबीर के पैरों में गिरकर कहने लगा, कबीर सर, आप यहाँ कैसे? आप तो ये देश छोड़कर जा चुके थे। मुझे माफ कर दो कबीर सर, मैं अभी बॉम्ब डिफ्यूज कर देता हूँ, बस आप मेरी जान बख्श देना। कबीर जब तक उस औरत को कुछ कह पाता, तभी सारे गुंडे भाग गए। कबीर अकेला किसी एक को भी नहीं पकड़ पाया। मुझे उन गुंडों का पीछा करना होगा। कबीर उन गुंडों के पीछे भागा, मगर सारे के सारे गुंडे वहाँ से भाग चुके थे। कबीर ने मन में कहा,
ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना वो राज खुल जाएगा। कबीर अभी नया नया दिल्ली में आया था। कबीर वापस पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। तभी उसके सीनियर मंजीत सिंह ने उससे पूछा, कबीर, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी तो रात के 10 बजे से है। जाओ घर पर जाकर आराम करो, अच्छी नींद लेकर आना ताकि रात भर काम कर सको, क्योंकि रात की ड्यूटी सिर्फ वही इंसान लेते हैं जो नीडर और ताकतवर हो। स्टेशन इंचार्ज मंजीत सिंह अब कबीर की इज्जत करने लगे थे, क्योंकि उन्हें डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और कबीर बिल्कुल नीडर था। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, रात को आऊंगा। जैसे ही कबीर अपने घर गया, उसके घर में प्रियंका पहले से ही रह रही थी। उन दोनों के बीच वहाँ रहने के लिए काफी झगड़ा हुआ। प्रियंका ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और इस घर में पहले से रह रही हूँ। तुम्हारे जैसे कमजोर लड़के को तो मैं यूं ही पीट कर भगा दूंगी। प्रियंका गुस्से में आगे बढ़ी और जैसे ही उसने कबीर को मारने की कोशिश की, सब कुछ उल्टा हो गया। कबीर ने प्रियंका को एक झटके में उठाया और जमीन में पटक दिया। आह! तुम्हारी बाजुओं में इतनी ताकत कैसे? वो सब तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा, पर ये मेरा घर है। मैं कई सालों से बाहर था। खैर कोई बात नहीं, तुम भी यहाँ रह सकती हो। कोई भी कमरा चुन लो और तुम्हें रेंट देने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें पूरे घर की सफाई करनी होगी, वो भी बिल्कुल अच्छे से। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ठीक है, तो तुम मेरे घर से जा सकती हो। ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर मेरी भी एक शर्त है। तुम अपनी लिमिट में रहोगे। याद रखना कि तुम एक लड़की के साथ घर शेयर कर रहे हो, वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अरे तुम उसकी चिंता मत करो। चलो आज हमारी नई दोस्ती की खुशी में मैं तुम्हें बाहर डिनर कराता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे कि कैसा दोस्त मिला है तुम्हें। हाँ, मगर जगह मेरी पसंद की होगी। कुछ ही देर में दोनों की दोस्ती भी हो गई और कबीर और प्रियंका रेस्टोरेंट में आकर बैठ चुके थे और कबीर ने खाने का ऑर्डर कर दिया था। दूसरी टेबल पर बैठे प्रियंका के कलीग्स की नजर सिर्फ उन दोनों पर थी। जानबूझकर मैं इसे यहाँ लाई हूँ, आज इसे मेरी वैल्यू पता चलेगी। तभी प्रियंका का टीममेट निखिल वहाँ पर आया और उसने कहा, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फिर भाई? मेरा रूममेट है। तुम्हें कोई दिक्कत? क्या तुम एक आदमी के साथ अकेले घर में रह रही हो? तुम्हें कोई घर नहीं मिला क्या रहने को? मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ का रेंट 50,000 है और मैं किसी के भी साथ रहूँ, तुम्हें क्या? नया सस्ता और अच्छा घर तुम ढूंढोगे क्या मेरे लिए? प्रियंका, जैसे ही मैं अपने क्राइम केसेस से फ्री हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट जगह ढूंढूंगा। किसी को जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे टीममेट हो। बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनूंगी। हाँ, मगर फिर भी मैं वो सारे काम करूंगा जो एक बॉयफ्रेंड करता है। क्यों जबरदस्ती प्रियंका के चेप लग रहे हो? जुबान संभाल के बात कर, मैं तेरा सीनियर हूँ। ज्यादा बोला तो सस्पेंड करवा दूंगा। वो मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो आपके साथ बस मजाक कर रहा था। निखिल प्लीज अभी हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें डिनर करने दो। निखिल ने अपनी बेइज्जती को मन में दबा दी और गुस्से में वहाँ से चले गए और मन में कहने लगा, इस हवलदार को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो कबीर, हम एक वॉक पर चलते हैं। मुझे डिनर के बाद वॉक करने की आदत है। प्रियंका शायद कबीर से दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहती थी। दोनों रात को एक वॉक पे चले गए, मगर तभी एक लड़के ने उनसे बदतमीजी की। अरे इस लंगूर के हाथ अंगूर। अरे मैडम, इससे हैंडसम तो मैं दिखता हूँ, मेरे साथ चलोगी? कबीर कुछ कहता उससे पहले प्रियंका ने कहा, कबीर इसके मुंह नहीं लगते। ये विक्रांत भाई का छोटा भाई वरुण है। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इनसे जितना दूर रहे हमारे लिए उतना ठीक है। क्या हुआ मैडम, तुम कहो तो पास में एक होटल है, तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। कबीर को गुस्सा आ गया था और उसने वरुण को पकड़ा और बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। दोबारा रात को कोई लड़की दिखे तो उनकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि तेरी माँ भी लड़की है। मेरी माँ को बीच में लाया ना, अब देख तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। तुझे बताता हूँ कि मेरा खानदान क्या कर सकता है। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से हम सब बर्बाद हो जाएंगे। प्रियंका, हमें इन मामूली गुंडों से डरना नहीं चाहिए, इन्हें मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। बेवकूफ इंसान, ये कोई मामूली गुंडा नहीं है, ये विक्रांत का छोटा भाई है और विक्रांत के नाम से पूरा दिल्ली कांपता है। कबीर को विक्रांत भाई के बारे में कुछ पता नहीं था और तभी वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। मेरे बड़े भैया आ गए, अब वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और तभी सबसे बड़ी गाड़ी से विक्रांत भाई बाहर आए। जिसने भी मेरे भाई को हाथ लगाया है, मैं उसका हाथ काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। कौन है वो? मैं। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रांत जैसे ही कबीर को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी कबीर ने एक मुक्के में विक्रांत को 200 मीटर दूर फेंक दिया।
अब तुम्हें जेल की हवा खिलानी ही पड़ेगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि कैसे लड़कियों की रिस्पेक्ट की जाती है। कबीर विक्रांत और उसके भाई को लेके पुलिस स्टेशन आ गया और दोनों को लॉकअप में बंद कर दिया। लड़की के साथ छेड़छाड़ और पुलिस वाले के साथ बदतमीजी के केस में मैं अब तुम दोनों को लंबा अंदर डालूंगा, कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा। एक बार ये बात मेरे पिताजी तक पहुंचने दे। उनके आगे देश का पीएम भी झुक के बात करता है। वो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं। पुलिस स्टेशन में सभी लोग डरे हुए थे क्योंकि कबीर ने बहुत ही खतरनाक लोगों से पंगा ले लिया था। स्टेशन हेड मंजीत ने कहा, कबीर देखो, अभी भी वक्त है, सोच समझ कर फैसला लेना। अगर तुम्हारे पास पुख्ता सबूत नहीं हुए तो विक्रांत के पिताजी हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। मंजीत सर, इन गुंडों से सारे लोग इतना डर क्यों रहे? ये मामूली गुंडे हैं। और हाँ, इस विक्रांत का बाप गुंडा ही तो है ना। हम पुलिस वाले हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। सर कबीर सही कह रहा है, अगर हम भी गुंडों से डरेंगे तो पब्लिक सेफ कैसे फील करेगी। प्रियंका कबीर की हिम्मत से काफी इम्प्रेस हो गई थी और वो कबीर का साथ दे रही थी। तभी निखिल ने कहा, तुम लोगों को पता है कि विक्रांत के पापा कौन है? जो हमारे स्टेट के सीएम हैं। उन्हें सीएम बनने के लिए फंडिंग पूरी विक्रांत भाई के पापा ने की है। अगर बात आगे गई तो हम में से कोई भी यहाँ नहीं बचेगा। हो सकता है कि हम में से किसी की भी ड्यूटी ना बचे, सब के सब अपनी जॉब से निकाले जा सकते हैं। सर अगर हम सब ऐसे ही डरते रहेंगे तो आम जनता का क्या होगा? इन लोगों ने मुझे छेड़ा है। भैया, आप इन्हें कहो कि पापा को कॉल करें। पापा एक बार आएंगे तो इन सब की पैंट गीली हो जाएगी। कॉल करने की जरूरत नहीं है, उन तक खबर पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त पापा आ सकते हैं। क्या वो आने वाले हैं? इसका मतलब इस कबीर की वजह से हम सब बर्बाद हो जाएंगे। विक्रांत के पापा के आने की खबर सुनकर निखिल कांपने लगा था। उसने वापस से मंजीत सिंह से कहा, सर प्रियंका के दिमाग में तो बात नहीं आ रही है और ये कबीर अभी नया नया आया है। इन लोगों को क्या पता कि विक्रांत के पापा कितने खतरनाक हैं। मगर आप तो समझदार हो, आप पिछली बार का वो किस्सा भूल गए क्या? मुझे अच्छे से याद है, पिछली बार जिस पुलिस वाले ने विक्रांत और उसके भाई पे उंगली उठाई थी, पहले तो वो पुलिस वाला उसी वक्त सस्पेंड हुआ और फिर उसके बाद उसे नंगा करके बाजार में घुमाया गया था। इस बार नंगा करके घुमाएंगे नहीं, इस बार इस कबीर के टुकड़े टुकड़े करके हर एक पुलिस स्टेशन पर भेजेंगे ताकि हमारा खौफ पूरे दिल्ली में बना रहे। और उसी वक्त विक्रांत के पापा पुलिस स्टेशन में पहुंचे। कौन सुअर नाले से बाहर आ गया जिसने मेरे बेटों को लॉकअप में डाला है? सर हम में से किसी ने कुछ नहीं किया। ये नया नया हवलदार आया है, कबीर शेखावत। इसने आपके बेटे को अंदर किया है। हमें कुछ मत करना सर। क्या कबीर शेखावत? हाँ, मैंने इन्हें अंदर किया है और अंदर इन्हें अच्छे से सबक भी सिखाया है। कबीर सर, आप ये मामूली से हवलदार क्यों बन गए? सर मैं आपके पैरों में गिर के अपने बेटों की तरफ से माफी मांगता हूँ सर। इन्हें नहीं पता था कि आप कौन हैं। पापा, आप इस मामूली से हवलदार के पैरों में क्यों गिर गए? अगले दिन डायरेक्टर को उन अरेस्ट हुए लोगों के माँ बाप के हजारों फोन आ चुके थे। इसीलिए उन्होंने सुबह जल्द से जल्द थाने पहुंचकर पूरे माजरे को समझना शुरू किया। उन्होंने एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले से पूछा, ये सब क्या चल रहा है? सर इन लोगों को कबीर ने कल रात गिरफ्तार किया था, ये रही इनकी रिपोर्ट। ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को खुद भी इस सिचुएशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। उसने बस कबीर की बनाई रिपोर्ट डायरेक्टर को थमा दी। डायरेक्टर ने रिपोर्ट पर एक झलक मारी और पुलिस वाले से कहा, दरवाजे खोल दो और इन लोगों को जाने दो। रिपोर्ट के हिसाब से इन लोगों ने पुलिस वालों की इंसल्ट की और उन लोगों पर हाथ भी उठाया। अब डायरेक्टर के हिसाब से एक रात जेल में बंद रहना उन लोगों के लिए काफी सजा थी। लेकिन सर जेल की चाबियां कबीर के पास ही हैं, वो उन्हें अपने साथ ही ले गया है। उस पुलिस वाले ने जवाब दिया। ये सुनकर डायरेक्टर हैरान रह गए। उन्होंने सोते हुए उन अमीरजादों को देखा और कहा, उसे बुलाओ और ये दरवाजा खोलो। उधर कबीर अपने घर पर चैन की नींद सो रहा था। उसने अपनी पूरी रात उन रईस बच्चों के दिमाग को सही करने में लगाया था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। नींद में ही जब उसने समय देखा तो दोपहर के 12 बज रहे थे। कबीर ने फोन नहीं उठाया और उठकर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद जब वो खाने की तलाश में अपने कमरे से निकला तो उसने देखा कि नताशा भी अपने कमरे से निकल रही है। नताशा अभी भी अपने नाइट सूट में ही थी। वो जैसे ही निकली अचानक से कबीर उसके सामने आ गया। उसे देखकर वो एकदम से चौंक गई। कुछ देर के लिए तो वो भूल ही गई थी कि उसका घर कबीर ने ले लिया है
और उसे अब कबीर के साथ ही रहना है। अब नताशा कुछ बोल पाती इसके पहले ही प्रियंका दोपहर का खाना बनाने आ गई। प्रियंका अभी तक नताशा के बारे में नहीं जानती थी और ना ही नताशा को प्रियंका के बारे में कुछ पता था। तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? दोनों लड़कियों ने एक साथ ही कहा। दोनों ही तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद प्रियंका ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी, कबीर जैसे लड़के को गर्लफ्रेंड कहां से मिलेगी? कहीं नताशा कबीर की बहन तो नहीं है? प्रियंका इस गलत फहमी की शिकार होने ही वाली थी कि तभी कबीर ने उन दोनों को बताया कि वो दोनों ही किराएदार हैं। तुम इसके साथ क्यों रह रही हो? नताशा ने प्रियंका से पूछा। अरे इस समय दिल्ली में घर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। मुझे इतने कम दामों में इतना अच्छा घर कहीं और कहाँ मिलेगा? और मेरे काम की वजह से मुझे घर ढूंढने का टाइम भी नहीं मिल रहा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रियंका ने जवाब देते हुए वापस से नताशा पर ही सवाल दाग दिया। मेरा भी यही रीजन है यार। मुझे काफी दिनों बाद छुट्टी मिली है और मैं इस टाइम को घर ढूंढने में वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। वैसे भी मैंने पूरे महीने का रेंट दिया है और ये आदमी महीने के बीच में ही मुझे घर से निकालना चाह रहा था। इसीलिए इसके साथ रहने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। शाह। दोनों ही मोहतरमाएं कबीर की बुराई करने में लग गई थीं और एक दूसरे का दुखड़ा सुनने लगी थीं। और इसी के साथ ही कबीर की लाइफ में अब एक स्पाइसी तड़का लग चुका था। एक मिनट, अभी तक तो मैंने तुमसे ठीक से बात ही नहीं की। तुम होते कौन हो जो मुझे घर से निकालने की कोशिश करो? मैंने पूरे महीने के पैसे एडवांस में दिए हैं। मुझे कभी कभी तो अपनी नौकरी से छुट्टी मिलती है और मैं उस समय को घर ढूंढने में बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं इतने मन से आराम करने अपने घर आई थी और मुझे यहाँ आकर पता चल रहा है कि मेरे पास घर ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि कुछ पैसे देकर तुम पूरा फ्लोर अपने पास रख सकते हो? मुझे पैसों की गर्मी तो कभी मत दिखाना। नताशा ने कबीर पर अपना पूरा गुस्सा उतारते हुए कहा, देखो मुझे गलत ना समझो, मैं बस शांति से रहना पसंद करता हूँ और मुझे लगा शायद पैसे लेकर तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने में। और वैसे भी अगर तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो तुम ऐसा ही कोई और घर क्यों नहीं ढूंढ लेती? बाकी तुम किसी होटल में भी रह सकती हो। देखो मैंने पूरा फ्लोर ले लिया है और चारों फ्लैट को जोड़ भी दिया है, तो अब तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल होगा। कबीर ने यह कहते हुए नताशा को पैसों की गड्डी थमा दी। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टूटा है, उसके लिए ये पैसे ले लो। ये मेरी तरफ से नहीं, बिल्डिंग मैनेजमेंट की तरफ से है। कबीर का ये बिहेवियर नताशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नताशा ने तभी प्रियंका की तरफ देखा और फिर कबीर से पूछा, तो तुमने इसे अपने साथ कैसे रहने दिया? तुम्हें तो पता ही है कि इसे रहने की कोई जगह नहीं मिल पा रही थी और यहाँ रहने के बदले इसने घर का सारा काम करने का वादा किया है। कबीर ने नताशा को जवाब दिया, वैसे अगर ये भी यहाँ रहेगी तो मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़की के होने से मुझे यहाँ बहुत ज्यादा सेफ फील होगा। नताशा ने कहा, लेकिन मैं किसी और के साथ नहीं रहना चाहता। कबीर को किसी और के साथ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए उसने नताशा को ना कर दिया। लेकिन इसके साथ तो रह रहे हो ना? देखो मुझे सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिली है और मैं ये समय दूसरा घर ढूंढने में नहीं बिताना चाहती। मुझे बस यहाँ 1 महीने रहने दो। नताशा ने प्रियंका की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन तुम किसी होटल में भी तो रह सकती हो। मुझे वहाँ के बेड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। नताशा बोल ही रही थी कि तभी इतने में कबीर का फोन फिर से बज उठा। मैं तुमसे वापस आने के बाद बात करता हूँ, कबीर ने कहा। कबीर का फोन लगातार बजे जा रहा था, जिसके बाद कबीर वहां से जाने लगा। उसके जाते ही नताशा ने प्रियंका से कहा, मेरा नाम नताशा है और तुम्हारा? प्रियंका सारण। प्रियंका ने जवाब दिया, हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। तुम इस आदमी के बारे में कुछ जानती भी हो जो उसके साथ रहने को तैयार हो गई? नताशा ने पूछा। मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मुझे किस बात का डर? प्रियंका ने जवाब दिया, पुलिस हो या फिर कहीं की महारानी, तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर है कि अगर मैं लड़का होती ना तो फिर क्राइम करने से पहले कुछ नहीं देखती। नताशा ने मजाक करते हुए प्रियंका से कहा, कबीर दिल का बुरा नहीं है, कम से कम उन लड़कों से तो अच्छा ही है जिनको बातें बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उसको मेरे में कोई इंटरेस्ट भी है। प्रियंका ने कहा, यह सब बकवास है। मैंने पूरी दुनिया देखी है और हर तरीके के आदमियों से मिली हूँ। प्रिंस, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, सबके साथ फ्लाई कर चुकी हूँ।
मैं इन मर्दों की रग रग से वाकिफ हूँ, नताशा ने कहा। नताशा से बात करते करते प्रियंका सोफे पर बैठ गई और उसने कहा, तब भी तुम यहाँ रहना चाहती हो? मैं यहाँ 3 सालों से रह रही हूँ और होटल के बेड से मुझे सच में बहुत दिक्कत होती है। मैं अगर किसी और के बिस्तर पर सोने लगती हूँ ना तो मुझे अच्छी नींद ही नहीं आती, और मैं अपनी छुट्टी खराब नींद के साथ बिल्कुल भी नहीं बिताना चाहती। नताशा बोल ही रही थी कि तभी आसमान से एक प्लेन के गुजरने की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही नताशा खुश होकर बालकनी की तरफ भागी और आसमान को देखने लगी। उधर पुलिस स्टेशन में कोहराम मच चुका था। हर जगह अमीर लड़कों के माँ बाप के भेजे हुए लॉयर्स यहाँ वहां घूम रहे थे। बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि डायरेक्टर ने अपने ऑफिस का दरवाजा तक अंदर से बंद कर लिया था ताकि उसे और लॉयर से डील ना करना पड़े। वो बस कबीर के आने का इंतजार कर रहा था। डायरेक्टर को भी ऊपर से लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे। अगर स्टेशन से कोई इन लोगों को अरेस्ट करने का रीजन बताकर सारा ब्लेम अपने सर ले ले तो सारी बात खत्म हो सकती थी। ब्लेम लेने वाले को भी ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक छुट्टी पर भेज दिया जाता, लेकिन कोई भी इस चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। सब सिर्फ और सिर्फ कबीर के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। डायरेक्टर के ऑर्डर पर जेल के दरवाजों को वेल्डर बुलवाकर खुलवाया भी जा चुका था, लेकिन अंदर बैठे लड़कों ने बाहर आने से मना कर दिया था। ना जाने उन सब ने अंदर बैठे बैठे क्या खिचड़ी पकाई कि जेल के दरवाजे खुलने के बाद भी वो बाहर आने से इनकार कर रहे थे। विक्रम ने तभी अपने लॉयर को इशारे से पास बुलाया और उसके कानों में कुछ कहा। लॉयर ने जिस पर अपना सिर हिलाया और थाने के पुलिस वालों से जाकर बोला, मेरे क्लाइंट को बिना किसी वजह के अंदर रखा गया है, वो भी पूरी रात। ना उनके पास उनके फोन थे और ना ही उनके घर वालों को बताया गया कि वो बिना किसी वजह के अरेस्ट कर लिए गए हैं। अगर आप लोगों ने इनको अंदर रखने की कोई ठोस वजह नहीं बताई तो फिर मैं आप लोगों पर केस कर सकता हूँ। डायरेक्टर ने अपने ऑफिस से ये बात सुन ली और उन्होंने स्टेशन के इंचार्ज से कहा, तुमने उस नए आए लड़के को नाइट शिफ्ट में जाने ही क्यों दिया? अगर ये सब हम पर केस कर देंगे तो हम कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे। ये सब तुम्हारी गलती है। जाओ और बाहर जाकर उन सबसे माफी मांगो और मामला शांत करो। सर, मेरे माफी मांगने से कुछ भी नहीं होगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कबीर से हिसाब करना चाहते हैं। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी कबीर स्टेशन पहुंचता है। वहां खड़े सारे लोग उसकी तरफ देखकर अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं, आखिर ये इंसान इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है। कबीर के अंदर आने के बाद सारे अमीर घर के लड़के चिल्लाने लगे, यही है वो कल रात वाला पुलिस ऑफिसर, यही है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट फौजी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।